मिशन शेखावटी 100 के अंदर से हम कुछ चीज़ें कर रहे थे। तो इसके अंदर बच्चों देखो, ये आपका पार्ट है ना चौथा। मैंने कई बच्चों से सुना है कि ये चौथा पार्ट सर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल होने से क्या होगा भाई, 7 नंबर का ही है। इसमें हमने अभ्यासद वाले 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। बच्चे हैं लघुत्तरात्मक और दीर्घउत्तरात्मक प्रश्न। सर ये हमसे होते नहीं है। देखो मैं जैसे कराऊंगा ना वैसे हो जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं है। सर आप कैसे कराएंगे, आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब अपने करेंगे क्या बच्चों, देखो इनमें अभ्यासद वाले तो कर लिए हैं और मैं स्क्रीन को धीरे धीरे चला रहा हूँ ताकि आप अब भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकें। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, वो तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, पूरा समझाऊंगा। जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना बच्चों, उनका क्या करेंगे अपने, उनको मैं धीरे से स्लाइड कर दूंगा ऊपर। तो आपको जो पढ़ने पढ़ने तो सारे ही है, एक एक बार है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षा में आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि परीक्षा में कम बार आते हैं, ठीक है। मैं ये कहूँ ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ज्यादा बार आते हैं। मैं कहूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब कम बार आते हैं, लेकिन आते हैं परीक्षा में, ठीक है। अब हम जैसे ये प्रश्न देखते हैं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मॉडल पेपर 2025-26 यानी इस बार आया हुआ है कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये दोनों लिखनी है। समझो इस बात को, क्या चीज है। साइक्लो का मतलब क्या होता है, ऐसे चक्कर बना दिया, ठीक है। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन का। और किसी भी ये जो संतृप्त चक्रीय कार्बन होता है यानी साइक्लोकार्बन होता है, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। तो यहां पर n का मान 5 है तो H, C तो 5 हो गया, H 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। अब हम 5 यूं पंचभुज बना देंगे, एक एक कार्बन लगा देंगे, इसमें कार्बन लगा के एक एक क्या जोड़ देंगे, सभी में हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु लिखेंगे तो बस वही है, क्या कोई अलग नहीं है। 5 कार्बन बनाए, 5 कार्बनों के पास एक एक अपने अपने इलेक्ट्रॉन थे, और एक एक हाइड्रोजन के ले लिए और एक एक अन्य 2 कार्बनों के ले लिए। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र हो गया। इसको आप कॉपी में बनाएंगे, ऐसे केवल देखने से ये बनेगा नहीं बच्चों परीक्षा में। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन पिछली बार आ गया है तो इस बार आने की संभावना थोड़ी कम रखता है। लेकिन ऐसा हुआ है बोर्ड परीक्षाओं में कि कुछ सवाल लगातार 3 साल रिपीट हुए, मैंने ऐसे सवाल भी देखे हैं। तो आने को आ सकता है लेकिन उतना नहीं। एथेनोइक अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो इसमें क्या करेंगे हम कि खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से अभिक्रिया करके, भाई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल। तो लवण और जल बनाता है। लवण कौन सा बनाएगा, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट नाम का लवण बनाएगा। तो हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करते हैं एसिटिक अम्ल की, तो हमारे पास प्राप्त होता है सोडियम एसीटेट और जल। इस समीकरण को एक बार आप लिखेंगे। इसके बाद में ईंधन के रूप में अल्कोहल का महत्व बताइए। आप इसको एक बार पढ़ लें बस, बाकी और इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है, एथेनॉल की अभिक्रियाएं लिखिए। सोडियम के साथ अभिक्रिया और सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, इसको भी आप पढ़ लेंगे केवल। आगे है आपके पास, ये देखो वो अभिक्रियाएं हैं। इनमें से भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, और है भी बहुत सरल। मुख्य बात इतनी है कि इसके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप थोड़ा बढ़ा के लिख देंगे, कार्बन, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है यानी जुड़ा हुआ होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल। इस कारण इसके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए विद्युत का चालन हीरा नहीं करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ नहीं है, इस बार आ सकता है। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्रित कीजिए। यह प्रश्न घुमा घुमा के आता है अलग अलग तरीके से। ये 2023 में आया, 2024 के अंदर भी आया, और अब वापस। तो बच्चों इसके अंदर सिंपल एक कार्बन लिया हमने। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हमने 4 हाइड्रोजन लिए, चारों आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा अपनी कॉपी में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है ये, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे किसको दे देंगे, एक बार तो कार्बन को। कार्बन अब जो भूख थी वो मिट चुकी है। अब हाइड्रोजन के पास जैसे दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे,
वैसे हाइड्रोजन की जो भूख थी वो भी मिट जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन संरचना सूत्र हो गया, कोई मुश्किल तो है नहीं। इसका बढ़िया चित्र देखो तो ये रहा। अब अगला सवाल देखो आप, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। IUPAC के फुल फॉर्म जानते हो क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, हालांकि आती नहीं है परीक्षा में, मैंने तो यूं ही बता दी, ज्ञान दे दिया ना। IUPAC नाम अलग अलग तरीके से परीक्षा में हर बार ही पूछे जाते हैं। जैसे इसका है, देखो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों को IUPAC नाम में दिक्कत आती नहीं आएगी। अब इसमें सबसे पहले देखो कि कार्बन कितने हैं। सर 4 कार्बन है। ठीक है, अब 4 में से इसमें जुड़ा हुआ एक जगह क्लोरीन है, एक जगह ब्रोमीन है। बी पहले आता है या सी? सर बी पहले आता है। तो पहले आता है तो पहला नंबर इसको आएगा, 1, 2 नंबर इसको आएगा, 3 नंबर क्लोरीन वाले को आएगा और 4 नंबर इसको आएगा। ठीक है सर, अब 2 नंबर पर ब्रोमीन आया ना तो हम कह देंगे 2 ब्रोमो, 3 पर क्लोरीन आया तो 3 क्लोरो, 4 को कहते हैं मेथ, मेरे साथ बोलो, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, है ना, हेक्स सेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। इतने नहीं आते तो भी 5 तो याद रखो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो ये 4 है तो ब्यूट हो गया। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है ना, सब में एक एक बॉन्ड है ना, एक एक बॉन्ड होने के कारण एन ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब आगे वाला देखो, इसके अंदर इससे आगे वाले में यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। जब ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब एक नंबर तो इसको ही देना पड़ेगा, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन आएगा, है ना, और 3 के लिए आता है मेथ एथ प्रोप, प्रोप प्लस आइन क्या हो गया, प्रोपाइन। सरल है नहीं है? अगला सवाल देखो, ये सवाल है ना, ये मैंने जैसे बताया था ऊपर वाला सवाल घूम घूम के आता था, ये ऊपर वाला सवाल वापस आ गया है। सर ऊपर वाला कैसे? मार्स गैस का संरचना सूत्र लिखिए। मार्स गैस क्या होती है पता है क्या आपको? मेथेन ही होती है। सर फिर मार्स गैस क्यों कहते हैं इसे? बच्चों, वास्तव में जो अपना मंगल ग्रह है उसके ऊपर ये पाई जाती है, मंगल को कहते हैं मार्स। तो ये गैस क्या हो गई? मार्स गैस। इसका रासायनिक सूत्र वो CH4 होता है, जैसा कि ऊपर हमने देखा है। ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ये सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन भी है। इसमें एक कार्बन लिया और 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, बस CH4। सिंपल है। अगला प्रश्न देखो, वापस IUPAC के नाम के बारे में मैंने कहा था कि ये हर बार ही आते हैं, घूम घूम के आते हैं। ठीक है, तो IUPAC नाम देख लेते हैं। सर ये कैसे होंगे, ये नहीं आते। अरे अभी बताया था ना, वैसे ही हो जाएंगे। देखो इसमें कार्बन कितने पहले? सर इसमें 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब इसमें ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले गिने जाते हैं। तो 1 नंबर पर ये, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। तो 4 नंबर पर कौन आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है ना, तो हम कह देंगे 4 क्लोरो। 5 है तो पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1, डबल बॉन्ड को कहते हैं ईन, ईन। 4 क्लोरो पेंटीन भी लिख सकते हो, 4 क्लोरो पेंट 1 ईन भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। अगला ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, आया हुआ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र, एल्काइन, एल्काइन में आता है CnH2n-2। देखो तीनों याद रखो, एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। ठीक है, ये हो गया आपके। आगे देखो, कार्बन परमाणु की 2 विशेषताएं लिखिए। ये आप कर देंगे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, श्रृंखला चतुसंयोजकता, और ये देखो पढ़ लेना। इसके बाद शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? ये 2011 में आया हुआ है प्रश्न बच्चों। 2011 में काफी लंबा अरसा बीत चुका है, तो अब की बार पता नहीं बोर्ड दे ही दे। तो शुद्ध एसिटिक अम्ल को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। क्यों कहते हैं सर? देखो, शुद्ध एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। इसका गलनांक होता है 290 केल्विन, इसलिए ठंडी जलवायु में जम जाता है, और ठंडी जलवायु में जमने के कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। सर फिर भी हमें नहीं समझ में आया। अरे जो जमता है ना, नदी वगैरह जो जम जाती है पहाड़ों पर, उसे कहते हैं ग्लेशियर। ठीक है, तो इसको ठंडी इलाके में ले जाते हैं, ग्लेशियर की तरह जम जाता है, इसलिए इसे कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब याद रह जाएगा क्या? आगे देखो, बेंजीन का अणुसूत्र लिखिए। बेंजीन का अणुसूत्र तो इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ नहीं है, या आया हुआ है तो ये भूल गए होंगे। C6H6 सरल भी है। ठीक है,
ये याद ही कर लेना। और बेंजीन का ये जो संरचना सूत्र ये वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये 3 आपको बॉन्ड दिखाने हैं, बस सरल है, इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करके जाएंगे। ये प्रश्न है, एथीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। जैसे एथेन की लिखते हैं ना, वैसे एथीन की हो जाएगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमने 2 कार्बन लिए, दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो अपने 4-4 इलेक्ट्रॉन ये साझा करेंगे, एक एक हाइड्रोजन के साथ साझा करेंगे। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और ये दोनों संरचनाएं बन जाएगी। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, चित्रों की प्रैक्टिस जरूर करना। एथेन के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों की सूत्र लिखिए, आप पढ़ लो। एथेन की बिंदु संरचना लिखिए, ये भी आप पढ़ लो। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? हाँ, सहसंयोजी बंध, ये 1 नंबर का प्रश्न आने की संभावना भी। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनते हैं, मेन बात इतनी है, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बने बंध को ही सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये एक प्रबल बंध होता है। आबंध बंध एक ही चीज है, आपके गुरुजी बंध बोलते होंगे, किताबों में आजकल आबंध लिखा हुआ होता है, ठीक है, इंग्लिश में वही बोलते हैं बॉन्ड। निम्न यौगिकों का सही श्रेणी पहचान कीजिए, आप पढ़ लेंगे आप इसे। साबुन क्या होते हैं? मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाइए। या आप वीडियो को रोक रोक कर पढ़ लेंगे बच्चों। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन छांटने इनमें से, तो CnH2n और CnH2n-2 CnH2n+2 के सूत्र लगा के वो देख लेंगे। एल्कोहल का विकृतीकरण क्यों करते हैं? ये देखो भाई, ये कई बार आ चुका है, 2013 में भी आया, इसके बाद भी आया, इन्होंने भूल गए ये लिखना। औद्योगिक के उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिलाते हैं। भाई एथेनॉल क्या होती है? दारू होती है बच्चों। अब आपने वर्कर को पकड़ा दिया, मजदूर को पकड़ा दिया एथेनॉल, तो वो तो पी के बस टल्ली हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि इसका काम तो लें वो, लेकिन पी नहीं सके, तो हम क्या डाल देते हैं उसमें? मेथेनॉल। मेथेनॉल होता है जहरीला, इससे वो पी नहीं सकते, है ना, पीने योग्य नहीं रहता। ऐसे एथेनॉल की पहचान इसमें रंजक मिलाकर रंग भी नीला कर देते हैं। अब हमने उसमें जहरीला तो मिला दिया, लेकिन फिर भी उसमें गंध तो शराब जैसी आ रही है, वो पी लें फिर भी तो वो मर जाएंगे। तो हमने उसमें कलर और डाल दिया ताकि उसका कलर ही चेंज हो जाए। अब कलर चेंज होते ही है ना, उनको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये दारू नहीं है, अलग ही चीज है। और इस तरह से हम एल्कोहल को विकृत एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंटरेस्टिंग है। आगे देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण कैसे होता है, अथवा संकलन अभिक्रिया क्या है? ये प्रश्न कक्षा 12 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस पढ़ लेना एक बार है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन का सामान्य सूत्र वैसे मैंने आपको बता दिया है, और ये इंपॉर्टेंट है, CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2, रट लो इसको। तो अगला प्रश्न देखो आप, अमोनिया का अणुसूत्र और संरचना सूत्र। NH3 इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे कहते हैं। कार्बन का एक अपरूप है फुलरीन, ये नाम कैसे पड़ा? ये कई बार आया हुआ भाई, ये देख लो। कार्बन के अपरूपों में सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसे कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसके अंदर, चूंकि ये अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं। एक उन्होंने गुंबद बनाया था यूं यूं करके, तो उस जैसा ये लगता है, इसलिए इस अणु को नाम ही फुलरीन दे दिया, बंकमिस्टर फुलर के सम्मान में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें एक एक बॉन्ड से जुड़े हो। असंतृप्त किसे कहते हैं? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। संरचनात्मक समावयवी क्या होते हैं? और ऑक्सीकरण को परिभाषित, ऑक्सीकारक को परिभाषित कीजिए। फ्रेडरिक वेलर ने यूरिया का निर्माण किस पदार्थ से किया? सल्फर के 60 अणुओं से बने सल्फर के अणु इलेक्ट्रॉन बंधुर, ये आप पढ़ लेंगे। ये आप के लिए मैं थोड़ी स्लाइड को धीरे कर दी है मैंने, ये आप चित्र वगैरह देख लेंगे। ये 12वीं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी के भी आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में है। यदि आप लिटमस पत्थर लाल व नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा? हाँ, ये थोड़ा सा ठीक ठाक प्रश्न है। साबुन का विलयन होता है क्षारीय, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। लाल लिटमस पत्थर को ये नीला कर देगा, और नीले लिटमस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कुछ बच्चों की ये कंफ्यूजन होती है, वो दूर कर देता हूँ, है ना, कि सर लाल को नीला कौन करता है, नीले को लाल कौन करता है? देखो, एक एक्स्ट्रा लय जोड़ दो, पता चल जाएगा। अम्ल है ना, अम्ल, अम्ल में लय आता है, ठीक है, तो अम्ल में लय आता, उसको लिख दिया। एक लय और जोड़ा तो
ले ले हो गया, ले ले तो कुछ होता नहीं लाल, तो अम्ल तो करता है लाल, क्षार में ले आता ही नहीं है, तो एक ही ले से क्या बनेगा, नीला। ठीक है, इस तरह से मैं बच्चों को याद कराता हूँ। अम्ल लाल, क्षार नीला, ए मैं ले से लाल है, ऐसे करके याद कर लो। अगला है, ये आप कर लेंगे, ये भी आप पढ़ लो, पढ़ते जाओ। हाँ, ये पूरा नाम मैंने वैसे बता दिया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंग्रेजी में आसानी से याद होगा, नहीं तो हिंदी में कर लो, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। घरों में रसायन ये कर लेंगे आप। ठीक है, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न में आ जाते हैं। ये देखिए, निम्न अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिकर्मित होते हैं, अभिकर्मित होते हैं, मतलब किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तथा अधिकांश अभिकर्मों की उपस्थिति में अक्रिय रहते हैं, मतलब किसी से मतलब ही नहीं, अब उनके इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह दूसरों का स्थान ले लेता है। इसको वापस रिवाइंड करके सुन लेना आप। ठीक है, जैसे ये है, तीनों एक अभिक्रिया देख लोगे तो तीनों हो जाएगी। CH4 प्लस Cl2 तो CH3Cl प्लस HCl, इसी तरह CH3Cl प्लस Cl2 CH2Cl2 HCl, CH2Cl2 प्लस Cl2 CHCl3 HCl। ये CHCl3 है, ये क्लोरोफॉर्म है। अपने फिल्मों में देखते हैं ना कि वो रुमाल सा सुंघाते बेहोश हो जाती है, वही क्लोरोफॉर्म है ये, बेहोशी वाली दवाई। एस्टरीकरण क्या होता है? देखो, एस्टरीकरण ये कई बार आती है, 12वीं में भी आती है, 10वीं में भी आती है। एस्टरीकरण, एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं, इसे ही एस्टरीकरण कहते हैं। तो ये है भाई अम्ल CH3COOH और C2H2OH, ये जो एल्कोहल है, इससे अभिक्रिया करके ये क्या कर लेंगे, एस्टर का निर्माण कर लेंगे। ये देखो, ये आप एक बार लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये प्रश्न भी थोड़ा ठीक ठाक है कि निम्नलिखित में से एथेन कौन सी है, इसमें उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या लिखिए। तो भाई एथेन का सूत्र, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2। इसके अनुसार C2H6 के एथेन है। अब यहाँ पर सहसंयोजक बंध कितने बन जाएंगे, 3 और 3 6 तो बन जाएंगे कार्बनों के साथ, सॉरी हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन कार्बन के बीच में हो जाएगा, तो 7 बंध है टोटल। ठीक है, बाकी ये एथाइन, एथीन, प्रोपेन वगैरह है ही। अब आगे इसको धीरे धीरे पढ़ते चलो और आगे चलते चलो, वीडियो रोक के पढ़ लेना। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सूत्र पिछले साल आया था, ये थोड़ा देख लो, इस बार तो किसी और का ही पूछेंगे फिर। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी घातक होती है, टिप्पणी कीजिए, अथवा एल्कोहल का अधिक सेवन की 2 हानियां लिखिए। ये भी बहुत बार आता है। अधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसीलिए ज्यादा दारू पीने वाले लड़खड़ाते नहीं है, कि जुबान तक लड़खड़ाने लगती है। इसके फलस्वरूप समन्वय में कमी हो जाती है। समन्वय मतलब हम चाहते हैं कि हाथ उठे, लेकिन हाथ उठता नहीं है। दुविधा में भी, मानसिक दुविधा में भी कमी हो जाती है, और उनिंदापन आ जाता है, यानी नींद नहीं आती। सामान्य अंतर्बोध कम हो जाता है, यानी कोई क्राइम करते वक्त, गालियां निकालते वक्त वो डरता नहीं है। भावशून्यता आ जाती है, उसमें भावना ही नहीं रहती। साथ ही सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है, मांसपेशी भी बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके साथ ही मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि मेथेनॉल होती है जहरीली दारू, क्योंकि यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनैल बन जाता है। मेथेनैल यकृत कोशिकाओं के घटकों के साथ अभिक्रिया करके प्रोटोप्लाज्म स्कंदित कर देता है। मेथेनॉल चक्षुप तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, इससे इंसान क्या हो जाता है, अंधा हो सकता है। चलो भाई, अपने को तो दारू कभी पीनी नहीं है। ये देखो, इस बार इसमें आया है, मॉडल पेपर में प्रश्न आया है इसी बार, साबुन की क्रियाविधि बताइए और मिशेल संरचना को चित्रित कीजिए। ये
ये प्रश्न थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है, 10वीं 12वीं दोनों में आया है। आप सर 12वीं की बार-बार चर्चा क्यों करते हो? बच्चों ये जो चैप्टर है ना कार्बन वाला, उसमें 12वीं से भी बहुत 12वीं में भी इससे सेम प्रश्न 10वीं वाले बनते हैं। इसलिए मैंने जब पेपर देखता हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि 10वीं वाले भी ये तो कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो इसके अंदर। साबुन के अणु में 2 सिरों पर विशेष गुणधर्म होते हैं। जल में विलय सिरे को जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक कहते हैं और कार्बन में विलयशील सिरे को जल विरागी यानी हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ यानी दूसरा सिरा जल के बाहर होती है। ठीक है भाई। जल के अंदर इन अणुओं की विशेष व्यवस्था होती है जिससे इनका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर होता है। ऐसा अणु बड़ा समूह क्लस्टर या गुच्छा बनने से होता है। इसमें जल विरागी पूंछ समूह है के आंतरिक हिस्से में चली जाती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छों की सतह पर रहता है। इस संरचना को हम मिशेल कहते हैं। मिशेल के रूप में साबुन सफाई में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मेल मिशेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है, क्योंकि वो चारों तरफ से अटैक कर लेते हैं मेल के ऊपर। मिशेल विलियन में क्लोराइड के रूप में बने रहते हैं। क्लोराइड पढ़े ना आपने, तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिशेल जल में तैरते हैं और मेल को आसानी से हटा देते हैं। ये देखो इस तरह से है। ये देखो Na प्लस है ना, ये आयनिक सिरा है। ये तो पानी से मिल जुड़ा रहता है तो इसलिए जल रागी है। और ये दूसरी ये जो लकीर सी बनी हुई है ना टेढ़ी मेढ़ी, ये कार्बनों की श्रृंखला है, ये जल विरागी है। साबुन का अणु है ना, ये मेल में जाके घुस जाता है। तो ये चित्र आप बना देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा यूं मतलब लेना, सीरियसली लेना बच्चों। IUPAC नाम ये मैंने कई बार कहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 में ये वाला आया था। तो भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लगा देंगे। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड बन रहा है तो मेथ एथ प्रोपीन बन गया, लेकिन 2 नंबर पर क्या है, एक CH3 है, CH3 को हम कहते हैं मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोपीन बन जाएगा। ये यहाँ पर कहाँ पर है इसका, ये रहा 2 मेथिल प्रोपीन। इसके अलावा ये और है तो और कोई बात नहीं है, आप थोड़ी प्रैक्टिस से कर लेंगे। साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये 2025 में आ गया, नहीं तो इस बार पक्का आता। अब की बार नहीं आया तो अगली बार फिर पक्का आएगा। ये अल्टरनेट साल में आता ही है। साबुन क्या होते हैं और अपमार्जक क्या होता है। साबुन तो साबुन होती है, अपमार्जक होती है बच्चों सर्फ, अपने घर में जो होती है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। ठीक है भाई। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते हैं, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनाते हैं। मतलब साबुन से खारे पानी में हम कपड़े नहीं धो सकते, अपमार्जक में धो सकते हैं। साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है, जबकि अपमार्जक को कैसे बनाते हैं, संश्लिष्ट अपमार्जक कोयले और पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। ठीक है। यह जल को प्रदूषित नहीं करते हैं। कौन, साबुन, यानी साबुन के पानी से जल है ना खराब नहीं होता, लेकिन इससे जल खराब होता है। पानी जो नालियों में सर्फ वाला जाता है उसमें है ना फिर वापस जानवर वगैरह पनप ही नहीं सकते, वो जल ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। चलो ये आपने देख लिया। इसके बाद में ये आप पढ़ लेंगे, ये फिर ये आप पढ़ेंगे, आगे चलते जाएं। इसके बाद इस पार्ट में लास्ट में आ गए हैं, ज़्यादा बोर होने की जरूरत नहीं, ये आप देख लेंगे। ये देखिए 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 देखिए, ये भी देख लेंगे आप। और ये अपना पार्ट हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से अपना ये कार्बन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इस पार्ट में जो मोस्ट पर्सन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, जो मोस्ट नहीं है वो मैंने यूं थोड़ी सीरीज रोक दी, आप रोक कर फिर पढ़ सकते हैं। इतने में आपका काम चल जाएगा। नंबर भी साथ हैं, अच्छे नंबर हैं। जय हिंद बच्चों। मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप ठीक से मेहनत करके, थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे अंक हासिल कर सको।